अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मियाँ मोहम्मद अरशद साकी एक शाम साकी के नाम प्रोग्राम में आज आपके साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आज उनको हमने स्पेशली अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी, उनकी गुज़रने वाले हालात और जिस तरह उन्होंने अपनी स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ को आगे किया, उस बारे में आप लोगों तक उनका पैगाम पहुंचाया जाए। तो हमारे आज की जो शख्सियत हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। वो एक बेहतरीन एंकर भी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर से कानून साज असम्बली का उन्होंने अपने हलके से इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं, सोशल मीडिया भी हैं और चौंके पाकिस्तान की यूथ की नुमाइंदा हैं। तो नौजवानों के लिए आज हम उनकी एक पसंदीदा शख्सियत को लाए हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, सियासी और समाजी सहाफ़ती पहलुओं पर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो जी मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत और बासलाहियत खातून नैला शाह मीर साहिबा। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे जी। जी मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपनी बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में जो है वो गुफ्तगू करने का मौका दिया है। एक शाम साकी के नाम, बड़ा खूबसूरत आपने ये टाइटल चुना है प्रोग्राम का, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। नैला साहिबा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं कि वो आप कहाँ पैदा हुई और कहाँ पढ़ी, फिर आगे आपने अपनी ज़िंदगी को कहाँ से स्टार्ट किया। जी। अच्छा, बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो मुज़फ़्फ़राबाद से है। आज़ाद कश्मीर का एक नवाही इलाका है गनछतर वाला, जो एक बड़ा मशहूर आज़ाद कश्मीर का पीर चनासी का इलाका है। एयरपोर्ट और मुज़फ़्फ़राबाद के बीच में ये मेरा गांव है खूबसूरत सा। तो मैं मुज़फ़्फ़राबाद से हूँ। मेरी जो अर्लियर एजुकेशन है वो भी मुज़फ़्फ़राबाद की ही है। वहाँ एक गाँव का स्कूल था, वहाँ से ही मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद FSC जो है मुज़फ़्फ़राबाद सिटी से KG स्कूल है, वहाँ से किया है। फिर BSc मैंने फातिमा जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन है और मास्टर्स MSc इकनॉमिक्स मैंने किया यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। तो मेरी इब्तदाई जो ज़िंदगी है वो मुज़फ़्फ़राबाद में ही गुजरी है। अच्छा, बचपन में आपको क्या शौक़ था कि आप क्या बनना चाह रही थी? आपके ज़हन में क्या था कि मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? और आया कि जो आप बनना चाह रही थी आप वही बनी हैं या आप उसके अपोजिट चली गई हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली हम लोग कुछ और प्लान कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होता है और समटाइम फिर ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है वो आपको कहीं और ले जाती है। जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता है, शऊर आता है या आप अपने इर्द गिर्द जिद्दत देखते हैं, नई चीज़ें आप देखते हैं, तो आप जो है ना वो आपका जो शुरू का एक आपकी सोच होती है या मंजिल जो आपने एक तयन किया होता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। मैंने सोचा था कि मैंने डॉक्टर बनना है। फिर जो 2005 में आप जानते हैं कि एक क़यामत खेज़ ज़िला आया आज़ाद कश्मीर में। 80,000 से ज़ायद लोग हाल ही मुज़फ़्फ़राबाद में जो है वो शहीद हो गए थे। तो कुछ सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि मेरे अपने घर के अंदर मेरा एक भाई, 2 बहनें, वो भी शहीद हो गए, घर टूट गया। कई फिर महीनों के बाद जो है वो जाके हम लोग दोबारा से घर, तो क्या मतलब वो आपको पता है कि एक शेल्टर और उस तरह की ज़िंदगी, फिर उस तरह से बंदा मेहनत नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता। कॉलेज में मेरा 3रा दिन था जब ज़लज़ला आ गया था, तो 8-9 महीने के बाद जाके मेरा कॉलेज दोबारा से ओपन हुआ। डॉक्टर तो मैं नहीं बन सकी, लेकिन उसके बाद जो है फिर सियासत और बाकी जो चीज़ें हैं, सहाफ़त, अल्लाह ताला ने काफ़ी नाम दिया। अच्छा, आप एक पसमानदा इलाके से तल्लक रखती हैं, मतलब देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में वो सहूलतें, वो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं। आप किन मुश्किलात से गुज़र कर आज़ाद कश्मीर से इस्लामाबाद पहुंची और फिर आज आपने एक मकाम, एक जगह बनाई है? जी अरशद साहब, ये जो है ना बहुत अहम क्वेश्चन है और मेरे ख़्याल में जो देखने वाले हैं, स्पेशली वो ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है बिलखुसूस और बिलअमूम तमाम जो ख़वातीन हैं, उनके लिए मैं समझती हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी है वो एक एग्ज़ाम्पल भी है। बिकॉज़ मेरी इसके पीछे लॉन्ग टर्म एक स्ट्रगल है। हमारा जो खित्ता है, एक तो वहाँ पसमानगी है जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया, और ख़वातीन की जो एजुकेशन है अगर चाहे वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है, 52% ख़वातीन की वहाँ पर जो लिटरेसी
ग्रेट है वो है, लेकिन इसके बावजूद जो मीडिया का एक फील्ड है इसके अंदर ख़वातीन नहीं आती हैं। आज भी अगर पूरे आप आज़ाद कश्मीर को उठा के आप वहाँ की मीडिया का जो फील्ड है स्पेशली आप देखेंगे तो वाइट फीमेल एंकर आपको या सहाफ़ी आज़ाद कश्मीर के अंदर एक खातून जो इस्लामाबाद में आके भी जिसने अपना एक नाम बनाया है और यहाँ काम करिए मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें, मुख्तलिफ TV चैनल्स के साथ और कई सेटेलाइट चैनल के साथ, न सिर्फ पाकिस्तान में काम किया बल्कि इंटरनेशनल भी मैंने नुमाइंदगी की। तो ये तमाम तरह जो चीज़ें वाकई इसके पीछे बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन जो एक खुद एतमादी होती है और ख़ास तौर पर मैं ये समझती हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं, चूँकि आपका बाप वो वाहिद दुनिया का शख्स है कि जिसके ऊपर बेटी एतमाद भी करती है, अगर वो खुद एतमादी दे देता है अपनी औलाद को, स्पेशली बेटियों को, तो वो रहे या ना रहे उसका नाम जिंदा रहता है। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सपोर्ट किया है, उनकी सपोर्ट थी कि मैं यहाँ तक आई हूँ। आपने मीडिया के हवाले से बात की, तो आज़ाद कश्मीर में तो मीडिया, मैंने जहाँ तक मुझे पता चला है यूँ समझ ले कि पाबंदे सलासल है, मगर आपने अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ कब और कहाँ से किया? मेरा जो सहाफ़ती करियर है एक्चुअली हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न जो PTV की ब्रांच है आज़ाद कश्मीर में, वो लॉन्च हुआ था तो 5 फरवरी 2004 को। तब मैं कॉलेज में होती थी और कॉलेज में मैं एक स्टूडेंट थी, FSC कर रही थी, लेकिन उसके 1 साल बाद हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर के लेवल पे कुछ स्पोर्ट्स और गेम्स की एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो वहाँ पर तमाम तरह लड़कियाँ जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। मैं चूँकि गर्ल्स गाइड थी कॉलेज के अंदर, और वो फातिमा जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आज़ाद कश्मीर में कॉलेज, और मैं प्रॉक्टर भी थी, तो मैं पानी पिलाती थी जो दूसरे इज़ला की ख़वातीन वहाँ पे आई हुई थी। तो वहाँ पे PTV के कुछ लोग आए हुए थे, वो उनसे व्यूज़ और कमेंट्स ले रहे थे। मैंने भी 5 मिनट की बात की, तो जो प्रोड्यूसर है उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं, और वो उन्होंने मेरे दिल की बात कर ली। तो मुझे भी लगता था कि मुझे कोई मौका मिले और मैं TV तक पहुँच जाऊँ। तो उनको मैंने कहा कि कैसे पॉसिबल है कि मैं आपका TV ज्वाइन कर सकती हूँ, मेरा कोई लिंक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक यूथ शो कर रहे हैं, और जो यूथ शो है उसमें डिफरेंट कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती है। सो वो फैशन के हक और उसके अगेंस्ट में एक टॉपिक था, उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया और मैं वहाँ पे चली गई। पहले जब मैंने प्रोग्राम किया तो वहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं, जब उन्होंने देखा तो वो अपने प्रोग्राम के लिए होस्ट ढूंढ रहे थे, और उनको कोई मतलब होस्ट प्रोग्राम के हवाले से पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के यहाँ के सिंगर जाते थे जिनका वो इंटरव्यू करते थे। अब तरन्नुम नाज का इंटरव्यू करना था, तो जब GM साहब ने वो प्रोग्राम देखा, उन्होंने प्रोड्यूसर से पूछा कि ये अच्छा बोलती हैं, ये कौन है। खैर इस तरह से GM साहब का जो पहला प्रोग्राम था वो मैंने वहाँ से होस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ आगाज़ हुआ। यूँ आप दूसरी बात आपने सहाफ़त में भी तल्लक रखा हुआ है। सहाफ़त और सियासत ये तो एक अलग अलग डिफरेंट शोबे हैं। आप सहाफ़त भी कर रही हैं, आप जो है ना सियासत भी कर रही हैं, इसके पस मंज़र में क्या आपके जो है ना असरात हैं, और आप किस तरह मतलब दोनों शोबों को एक साथ लेकर चल रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसको अंजाम दे रही हैं, तो इसके कैसा तजर्बा रहा आपका? जी मियां साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सहाफ़त और सियासत दोनों अलग चीज़ें हैं, शोबे अलग हैं, लेकिन इनका जो ताल्लुक़ है आपस में वो कनेक्शन ज़रूर है। लेकिन देखिए मैं चूँकि हमेशा एक सोच, एक नज़रिया लेकर मैंने कोई भी काम किया। मैं अगर TV मैंने ज्वाइन किया तो मेरा ये होता था कि भाई PTV की ब्रांच है, आज़ाद कश्मीर की बेहतर नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो वो मैंने इस तरह से ज्वाइन किया। और दूसरा एक जो कंसेप्ट था कि लड़कियाँ जो है वो TV पे आके प्रोग्राम नहीं कर सकती, आप इज़्ज़त के साथ आगे नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ें। जब एक गाँव का माहौल होता है और एक ऐसा इलाका, मुज़फ़्फ़राबाद भी आप कह लें कि वहाँ पर एक्सपोजर नहीं था, तो मैंने उस चीज़ को ख़त्म करना था। फिर लोगों ने खुद फीडबैक देना शुरू किया। उसके बाद जो सियासत की बात है, तो सियासत मेरा कोई शौक़ नहीं था, मेरा जो पैशन है वो TV है, एंकरिंग है, होस्टिंग है। लेकिन जब मैंने अपने मेरा जो हल्का है वहाँ के मसाइल देखे, जिस तरह से मैं गांव से 3-3 घंटे का सफ़र करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आती थी, शहरों में लोगों की हरासमेंट, उनकी नज़रें, इसी तरह लोगों की भी बच्चियाँ आती थी। अब ये था कि वहाँ गाँव में कोई कॉलेज तक नहीं था, डिस्पेंसरी तक नहीं थी। मेरे अपने जो वालिद साहब हैं वो उनको हार्ट अटैक आया तो उनको फर्स्ट एड नहीं मिली है, और वो शहर तक पहुँचते पहुँचते उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह बहुत सारी ख़वातीन हैं, ज़चगी के दौरान उनकी रास्ते में डेथ हो जाती है। हमारा जो हल्का है वो बड़ा पसमानदा है, और वहाँ पे एक मोरूसी सियासत वाला कल्चर है। मैं चूँकि नौजवान वो एक्सपोजर था, तो मैंने इस चीज़ को ज़रूरी समझा कि मेरे अपने जो लोग हैं मेरे हल्के के, मुझे उनके लिए कुछ करना है। तो वो एक सोच थी, वो सोच लेकर मैं सियासत में आई, और फिर मैंने एक इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। बहुत मुश्किल था। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ,
अपने नाजरीन को कि मेरा जो हल्का है वहाँ पे आज तक सियासत में इस तरह एक्टिवली ख़वातीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं पहली खातून हूँ जो मेरा हल्का लचराट है, 70 साल तारीख में पहली खातून उम्मीदवार असम्बली का एजाज़ भी मुझे हासिल है। अच्छा, आपकी एक ज़ाती सा सवाल है कि आपने शादी नहीं की, क्या कोई पसंद नहीं आया या कोई दिल तोड़ के चला गया? क्या ऐसी वजह है कि आप आज तक अकेली घूम रही हैं और मतलब जो है ना आपने अपनी लाइफ को आगे मतलब ये खातून अपना लाइफ पार्टनर तो ज़रूर चुनती है, तो आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, प्यारी भी हैं और बोलने का टैलेंट भी है, पढ़ी लिखी भी हैं, मगर क्या आया कि ज़िंदगी में कोई दिल तोड़ गया है या आपने शादी नहीं की? जहाँ तक दिल टूटने की बात है तो वो एक आपने डायलॉग सुना होगा ना, तो दिल रखते ही नहीं जो टूट जाए, तो बात वो ये है। लेकिन देखें, आप खुद समझते हैं जब ज़िंदगी में आपने इतने काम मतलब ऐसे काम किए हों कि जो बड़े मुश्किल होते हो, जिनके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल हो, फिर आपको उस तरह की सपोर्ट नहीं हो, आपका ऐसा बैकग्राउंड नहीं हो, आपके पास इतना पैसा आपके लिए नहीं हो, सियासत सहाफ़त ये बड़ी मुश्किल दोनों फील्ड्स हैं। तो मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई जो है ना इसमें आर महसूस नहीं होती ना, मैं चूँकि मैं इतनी लगती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 30 मेरी एज हो चुकी है। तो अब इसके पीछे अगर आप मेरी एजुकेशन के बाद की चीज़ें देखें ना कि मैंने कितने तामीरी काम किए हैं, ये भी एक एजाज़ होता है कि इस उम्र में आप जो है हल्के का इलेक्शन कंटेस्ट कर लें और आप सहाफ़त में एक नाम बना लें अल्लाह के फजल करम से। तो मेरे ख्याल में मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर, और मेरा माइंड भी सिर्फ शादी की तरफ नहीं, बस आज ये करना है, अभी सियासत में इतना आगे जाना है, अभी सहाफ़त में अभी लोगों के लिए ये करना है, तो ऐसा है। बाकी जो आपने कहा ना कि जो एक आइडियल की बात है, तो मैं नेचर वाइज बहुत एक सादा इंसान हूँ और मेरे कोई इस तरह के ख्वाब ख्याल नहीं है कि वो महलात बंदा बना लेते और वो धड़ाम से गिर जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से एक मुकर्रर टाइम भी होता है, तो अभी सोच है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने बेहतर किया, कोई मुनासिब जो बंदा मुझे लगेगा कि मेरे लिए ठीक है और मेरा जो शोबा है, चाहे वो सियासत है चाहे वो सहाफ़त है, इससे वाबस्ता है, तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। अच्छा देखें, आपने बात की कि मेरे सहाफ़त का कोई हो, तो उससे ऐसी शादियां तो मेरा ख्याल कम चलती हैं ज़िंदगी में कि एक ही शोबे से दोनों तल्लक रखते हों और उनकी शादी हो जाए, तो आपने देखा होगा कि वो शादियां परवान नहीं चढ़ती, वो जल्द टूट जाती हैं। बहरहाल आपकी अपनी सोच है, तो आपकी ज़िंदगी की आगे प्लानिंग क्या है? आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं या क्या करना चाहती हैं मज़ीद? आपने ऐसी क्या प्लानिंग सोची हुई है? जी, अच्छा आपने ये बात बड़ी अच्छी की। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम फील्ड से हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन वैसे एक माइंड होता है ना कि अगर आपके ही शोबे से मुतल्लिक़ लोग हैं तो उनको पता होता है कि हमने फील्ड में जाना है, हमने रिपोर्टिंग करनी है, स्टूडियो में बैठना है, प्रोग्राम्स करने हैं, न्यूज़ करने, कितना टाइम लगता है। फिर जो सियासत है उसमें आपको लोगों से मिलना पड़ता है और आम लड़कियों से आपकी ज़िंदगी, आपकी प्रोफाइल डिफरेंट होती है, तो फिर आम लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हाँ, बहुत सारे ऐसे मुतल्लिक़ शोबे जिनमें आम लोग इतना एक्सपोजर रखते हैं, उनका दिमाग इतना खुला होता है कि वो आपको मतलब तंग नहीं करते। तो फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से आपने बात की, आप समझते हैं कि सियासत भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है और सियासत भी वो जब वो मीनिंगफुल हो, एक नज़रिया हो, एक सोच के तहत की जाए। तो अभी तो मैं सहाफ़त के ऊपर फोकस कर रही हूँ, तकरीबन पिछले 2 साल से मैं सियासत को थोड़ा सा साइड लाइन किया है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल है उसके पेश नज़र मैं समझती हूँ कि अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सियासी फ्यूचर जो है वो आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, और हमारा तो एक जो मकसद है वो ये कि हमने अपने हल्के के अवाम के लिए, लोगों के लिए काम करना है। जब वो हम नहीं कर सकते तो फ़िलहाल जो है ना उसको साइड पे, तो फ्यूचर मैंने फोकस करना है सहाफ़त के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, कोई पैगाम ऐसा जो बिलखसूस ख़वातीन और हमारे नाजरीन को देना चाहें तो वो क्या आप देना चाहेंगी? जी, पैगाम जो है वो सबके लिए यही है कि आप जहाँ पे भी काम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, एक नज़रिया, एक सोच लेके काम करें और आपकी जो मंजिल है उसके लिए आप स्ट्रगल करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रगल करें, क्योंकि जब आपकी मंजिल बड़ी होती है ना तो उसके लिए उतनी ही लंबी जदोजहद होती है। कुछ चीज़ें आपको आसानी से और एकदम से आपको उनका जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलता। तो जब आप दूसरों के लिए ख़ास तौर पर सोच रखते हैं
कि मैंने लोगों के लिए कुछ करना है। तो वैसे तो दुनिया में हर इंसान जी रहा है, ज़िंदगी तो गुजर रही है ना, लेकिन जो इंसानियत की खिदमत है वो इबादत है। अपने माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए इस वक्त हमें सोचने की, हमें इकट्ठा होने की, हमें मुत्तहिद होने की इस वक्त में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन अनासर हैं, जो कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं और पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो हमने नौजवान जो ख़ास तौर पर हैं, चूँकि मैं रिप्रेजेंट करती हूँ नौजवान जो हमारा तबका है और पाकिस्तान के अंदर 60% यूथ है, उन सबको स्पेशली मेरा ये पैगाम है कि आप अपने मुल्क के लिए मुल्क छोड़कर मत जाइए। खुदारा जो लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, 8 लाख से ज़्यादा लोग पिछले साल चले गए, तो 40-45 हज़ार लोग हर दिन जो है पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, अपना वो पासपोर्ट बना रहे होते हैं मुल्क से बाहर निकलने के चक्कर में। इस मुल्क को आपने संवारना है, ये मुल्क आपका है। अच्छा, आप इसके अलावा आपने ज़ाहिर है इतनी खिदमात की, सियासत में भी रहीं, सहाफ़त में भी हैं, और इसके बदले में हुकूमत या किसी और अदारे ने आपको कोई मेडल या कोई शील्ड या कोई ऐसे इनामात से नवाजा गया हो जिसमें आपको लगे कि जो है ना मैं अपनी जो है ना मेहनत और स्ट्रगल का मुझे ये सिला मिला है? तो ऐसा कोई आपको आज तक किसी हुकूमती अदारे या प्राइवेट ने किसी ने दिया है? जी थैंक यू। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। एक्चुअली कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, वो सोशल वर्कर है, कुछ भी है, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, अप्रिसिएशन नहीं होती, तो आप ये चीज़ फील करते हैं कि आपको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते, आप अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे होते नेशनल बिल्डिंग में, और आपके जो यूथ है, आपके जो लोग हैं, उनके लिए आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे होते। तो मेरा जो है, मुझे आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं शुक्रगुजार भी हूँ। मैं अपने आप को कश्मीरी से ज़्यादा पाकिस्तानी समझती हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान ने बहुत इज़्ज़त दी है। मैं पिछले 5 साल से तो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर हूँ, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से, नेशनल डेवलपमेंट कल्चर फोरम की तरफ से जो है चीफ मिनिस्टर गिलगित लास्ट टाइम आए थे, गोल्ड मेडल भी दिया गया, शील्ड भी दी गई, और इसके अलावा मुझे जो है वो इंडिया 2009 में जब मैं गई, पूरे कश्मीर की, पाकिस्तान की जो 7 जनूबी एशिया के ममालिक की, उनके दरमियान मैंने नुमाइंदगी की थी, तो वहाँ से भी मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला है। आज़ाद कश्मीर से भी, पाक कश्मीर यूथ सोसाइटी की तरफ से मुझे कई सर्टिफिकेट्स मिले हैं, यूके अवार्ड्स, शील्ड्स मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जो है वो मुझे मिले हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं। आपने हमें अपनी ज़िंदगी और नौजवानों को ख़ास कर ये पैगाम दिया कि आपने अपनी ज़िंदगी को आगे किस तरह लेके जाना है। हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम हाज़िर होंगे नए मेहमान के साथ। हम आपका नैला शाह ज़मान मीर साहबा बहुत शुक्रगुजार हैं, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाईं, आपने हमें वक़्त दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मुलाकात रहेगी।